पौधा हम अपने अतिथियों को भेंट कर स्वागत कर रहे हैं और इस प्रथम सत्र में वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र सैनी साहब को बजट प्रक्रिया पर जानकारी के लिए। लेकिन एक संक्षिप्त परिचय प्रकाश चंद्र सैनी साहब का। आप राजस्थान विधानसभा में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं। संसदीय विषयों और सदन की प्रक्रिया में रुचि रखने वाले श्री सैनी को सदन संबंधी कार्यों का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। संसदीय विषयों पर आपके अनेक आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्री प्रकाश चंद्र सैनी साहब। बजट प्रक्रिया के संबंध में आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री कैलाश जी मेघवाल साहब, आपकी अनुमति से बजट की प्रक्रिया के संबंध में मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम सरकार के स्तर पे जो बजट तैयार किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सरकार को शासन, सुरक्षा और कल्याण हेतु बहुत सारे काम करने होते हैं। इन सब के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन कहाँ से आए? सरकार जनता से कर वसूलती है, ज़रूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है। क्योंकि हम संसदीय प्रक्रिया में रहते हैं, भारत ने संसदीय पद्धति अपनाई हुई है। सरकार के लिए ये जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले उसे विधानसभा की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। इस मंजूरी के लिए हर वर्ष सरकार बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा विधानसभा में प्रस्तुत करती है। सामान्य बजट आमतौर से फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि अप्रैल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल से, इसलिए बजट 31 मार्च से पहले सदन द्वारा पारित कर दिया जाना चाहिए। बजट में इस आशय के प्रावधान होते हैं मोटे मोटे तौर पर, आने वाले साल में सरकार किस मद पर कितना धन खर्च किया जाना है, उसमें कितना धन किस तरीके से जुटाया जाएगा, बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं। सरकार को अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों की व्याख्या करने का सदन में अवसर मिलता है। वहीं विपक्ष को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अवसर मिलता है। बजट पास करने के लिए प्रक्रिया 2 प्रक्रमों में होती है। अब हम बजट में मोटे मोटे तौर से बजट को 4 भागों में बांटा जाता है: राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। अब बजट में जो चार्ज अमाउंट होता है, चार्ज राशि दर्शाई जाती है, उस पर सदन में वोट नहीं किया जाता। ये चार्ज राशि राज्यपाल महोदय की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीश महोदय, न्यायाधिकरण आदि से संबंधित जो खर्चे होते हैं, इस पर सदन में वोट नहीं किया जाता। हालांकि वाद विवाद सीमित स्तर पर किया जा सकता है। दूसरा होता है वोटेड दत्तमत। दत्तमत राशि पर राज्य की संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं, उस पर विधानसभा में वोटिंग किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो वित्त मंत्री द्वारा सदन में बजट के उपस्थापन की तिथि नियत करें। प्रक्रिया नियम 138 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय एक आज्ञा जारी करते हैं, जिसमें इस आशय का उल्लेख होता है कि वित्त मंत्री विधानसभा में इस तिथि को बजट का उपस्थापन करेंगे। राज्यपाल महोदय द्वारा जारी की गई आज्ञा संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होती है और विधानसभा सचिवालय कार्य सलाहकार समिति की बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा को प्रस्तुत करते हैं। बीएससी समिति जिसकी सिफारिश करती है, हालांकि बीएससी की सिफारिश के लिए जरूरी नहीं होती, क्योंकि राज्यपाल महोदय की तिथि का नियतन किया जाना ही अपने आप में पर्याप्त है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। लेकिन चूंकि कार्य सलाहकार समिति सदन के कार्य का नियतन करती है, इसलिए कार्य सलाहकार समिति में राज्यपाल महोदय की आज्ञा को रखा जाना आवश्यक होता है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक जैसे बजट उपस्थापन हो जाता है, बजट उपस्थापन में कई बार त्रुटियां रह जाती हैं। बजट उपस्थापन के बाद तुरंत वित्त विधेयक का पुनर्स्थापन होना आवश्यक है। वित्त विधेयक का उपस्थापन नहीं होने पर
कर संग्रहण वाले जो प्रावधान किए होते हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। 28 फरवरी 1970 को लोकसभा में बजट अभिभाषण हो गया था, लेकिन व्यवधान होने के कारण वित्त विधेयक 1970 सदन में पुरस्तापित नहीं किया जा सका। लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा 2 मार्च 1970 के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय अपने चैम्बर में चले गए। उसके पश्चात कई सदस्यों द्वारा माननीय सदस्यों ने ये ध्यान आकर्षित किया माननीय अध्यक्ष महोदय का कि सर आपने लोकसभा तो स्थगित कर दी, लेकिन वित्त विधेयक जो पुरस्तापित होना चाहिए था वो वित्त विधेयक पुरस्तापित नहीं हो पाया। इस कारण से कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन जो रात्रि को कर वसूल किए जाने थे वो कर वसूल नहीं कर पाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष ने आपात बैठक लोकसभा की बुलाई और उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को सूचना दूरभाष पर, बुलेटिन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा जारी की गई और रात को 10 बजे लोकसभा की आपात बैठक हुई। उसमें वित्त विधेयक 1970 पुरस्तापित किया गया। उसके बाद लोकसभा फिर 2 मार्च 1970 के लिए स्थगित की गई। बजट उपस्थापन के जैसे ही होता है उसके 1 घंटे बाद कार्य सलाहकार की समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से माननीय अध्यक्ष के बैस पर रखी जाती है और बजट पर चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति दिन नियत करती है। आमतौर से 4 दिन जनरल डिस्कशन पर नियत किए जाते हैं और अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष महोदय के उत्तर वाद विवाद में भाग लेने के बाद सीएम का रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन इससे पूर्व लेखानुदान की भी अपन एक बात कर लें। प्रक्रिया नियम 150 के अंतर्गत जब सरकार को ये लगता है कि आगामी वित्तीय वर्ष बजट सत्र में इतना समय नहीं है कि वो बजट को पूरा पारित किया जा सके, उस स्थिति में सरकार लेखानुदान लेकर आती है। जैसा आप सब ने देखा होगा 13 फरवरी 19 को प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने सदन में बजट प्रस्तुत करा और बजट के बाद में लेखानुदान संबंधी विवरण प्रस्तुत करा। आमतौर से लेखानुदान 2 महीने से 4 महीने तक का लिया जाता है। लेखानुदान संबंधी विवरण से संबंधित विनियोग विधेयक भी रखा जाता है प्रस्ताव के रखने के बाद, और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद लेखानुदान की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है। प्रथम, द्वितीय और प्रथम राजस्थान विधानसभा, लोकसभा में भी 2 उदाहरण हुए। एक लैम डेक सेशन, टेक्निकल टर्म है सर। लैम डेक सेशन वो होता है जिसमें पंगु हंस सत्र बोलते हैं इसको। प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए थे और लेखानुदान लिया जाना था। नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की थी। उस स्थिति में बजट पारित कौन करवाए, ये बड़ा सवाल आ गया था। तो उस स्थिति में प्रथम लोकसभा और द्वितीय लोकसभा में लैम डेक सेशन बुलाया गया, जिसमें पहली विधानसभा सदस्य जो सदस्य नहीं रहे थे उन सदस्यों का सत्र आहूत करके और बजट रखा गया और फिर उससे लेखानुदान लिया गया 2-4 महीने का। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ग्लोसरी ऑफ पार्लियामेंट्री लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स लैम डेक सेशन का अर्थ पंगु हंस सत्र दिया गया है। लैम डेक सेशन से तात्पर्य विधानमंडल के उस सत्र से है जबकि उसकी अवधि पूर्ण होने पर नए विधानमंडल हेतु चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होकर परिणाम घोषित हो गए हों, लेकिन नवनिर्वाचित विधानमंडल का गठन नहीं हुआ हो, जिसके कारण नवनिर्वाचित सदस्यों ने संविधान की 3य अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं की हो। ऐसी परिस्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पारित किए जाने हेतु पिछली विधानसभा का सत्र आहूत किया जाता है और इस सत्र आहूत किया जाकर उन सदस्यों द्वारा बजट संबंधी प्रक्रिया जो मैंडेटरी होती है 30 मार्च से पहले पारित होनी होती है, वो पारित किया गया। प्रथम लोकसभा का यह सत्र 18 मार्च 1957 से 28 अप्रैल 57 तक चला। दूसरी लोकसभा का 16वां सत्र 12/3/62 से 30 मार्च 62 तक चला। इसी प्रकार प्रथम राजस्थान विधानसभा में भी ऐसा एक सत्र हुआ था, 12वां सत्र था, जो 18 से 21 मार्च तक चला और 21 मार्च को वोट ऑन अकाउंट, बजट रख के वोट ऑन अकाउंट लिया गया। तो बजट पर लेखानुदान के बाद ये प्रथम जो बहस होती है विधानसभा में, कार्य सलाहकार समिति द्वारा 4 दिन जनरल डिस्कशन के लिए नियत किए जाते हैं। 4 दिन सभी सदस्य बजट की नीतियों, कार्यक्रमों के संबंध में भाग लेते हैं। उसके बाद
प्रथम अवस्था बजट की पूर्ण हो जाती है। प्रथम अवस्था की महत्वपूर्ण कार्य होता है, इस पर वोट नहीं हो सकता उसका, इस पर केवल डिबेट तो हो सकती है, लेकिन इस पर वोट नहीं कर सकते, वोट की मांग नहीं की जा सकती। अब सेकेंड स्टेज आती है अनुदान की मांगों के संबंध में चर्चा। कार्य सलाहकार समिति अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा नियत करती है। राजस्थान में 51 डिमांड्स हैं विभागों की कुल, लेकिन सारी विभागों की डिमांड सदन में डिस्कस नहीं हो सकती, इसलिए कार्य सलाहकार समिति 7 से 9 दिन सदन में विचार विमर्श किए जाने हेतु विभिन्न विभागों की मांगों के लिए, अनुदान की मांगों के लिए सदन में दिन नियत करते हैं और कौन सी डिमांड तय की जाएगी इसका नियतन करते हैं। कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर अनुदान की मांगे पर विचार होता है। प्रथम दिन माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में एक व्यवस्था दी जाती है। रूल 145 के तहत माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अनुदान की मांगों पर 2 दिन पहले 5 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं वाद विवाद में भाग लेने के लिए। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नीतिगत, मितव्ययता और सांकेतिक कटौती। आमतौर से सदस्यों द्वारा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके तहत माननीय सदस्यों को वाद विवाद में बोलने का अवसर प्राप्त होता है। 1988 8वीं विधानसभा के 8वें सत्र से पहले तो ये बाध्यता थी कि जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते थे, केवल उन्हीं सदस्यों को वाद विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता था माननीय अध्यक्ष के द्वारा। 1988 के बाद ये व्यवस्था बदली गई, सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद में, कि इसमें ऐसे सदस्य रह जाते हैं जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनको भी वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचेतक महोदय रूलिंग पार्टी से और विपक्षी पार्टी से दोनों सचेतक महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय को अनुदान की मांग पर बोलने वाले सदस्यों की सूची पेश करते हैं, नामों की, जो सदस्य वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं। आमतौर से डिमांड पर बोलने के लिए विपक्ष को प्रथम अवसर दिया जाता है और लास्ट में विपक्ष की ओर से ही सदस्य बोलते हैं, उसका उत्तर संबंधित मंत्री अनुदान की मांग के पारित होने से पूर्व उत्तर देते हैं। उत्तर देने के बाद में अनुदान की मांग मतदान द्वारा पारित की जाती है। इसी प्रकार 8 दिन जब सारी मांगों पर चर्चा होती है तो अंतिम दिन 8वें दिन जो अनुदान की मांग चर्चा में होती है, उस अनुदान की मांग के पारित होने के बाद माननीय अध्यक्ष द्वारा मुखबंद का प्रयोग किया जाता है। मुखबंद का प्रयोग किया जाकर शेष रही सारी अनुदान की मांगें सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत की जाती है और मतदान होने के बाद में, मतदान पूर्ण होने के बाद में विनियोग विधेयक का पुरस्थापन उसी समय किया जाता है। इसके बाद ये सेकंड स्टेज बजट की पूरी हो जाती है, जिसमें सदस्यों को कटौती प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का अवसर रहता है। थर्ड स्टेज आती है वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर विचार करने की। कार्य सलाहकार समिति द्वारा इन पर विचार के लिए 1 या 2 दिन का आवंटन किया जाता है। सर्वप्रथम वित्त विधेयक पर सदन में विचार किया जाता है। वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य संशोधन दे सकते हैं और ये संशोधन 1 दिन पहले 1 बजे तक देने होते हैं विचार होने से। विनियोग विधेयक पर सदस्यों को संशोधन देने का अधिकार नहीं है। अब इस विधानसभा में गत 3-4 विधानसभाओं से दोनों विधेयक पर विचार एक साथ किया जाता रहा है और इसमें विधेयक की पारण की अवस्था में ही सदस्यों को बोलने का अवसर माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार दिया जाता है। उसमें सभी सदस्य विचार रखते हैं और लास्ट में वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा इसका उत्तर दे दिया जाता है। ये थर्ड स्टेज होती है। जैसे ही विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक का पारण सदन द्वारा कर दिया जाता है, बजट पर वाद विवाद पूर्ण हो जाता है और सदन के द्वारा बजट पर चर्चा पूरी हो जाती है। हम नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को ये उत्सुकता रहती है कि हम बोलने के लिए मैटर कहाँ से कलेक्ट करें। तो मेरा निवेदन है कि इस विधानसभा में वरिष्ठ जो सदस्य रूलिंग पार्टी में, विपक्ष में जो रहे हैं, आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी साहब वित्त विभाग के विशेषज्ञ रहे हैं, मानिक चंद जी सुराना साहब बहुत विशेषज्ञ रहे हैं। वो कहा करते थे कि मेरे को जब हाउस में बोलना होता है तो मैं 18-20 दिन पढ़ता हूँ, 18-20 घंटे, उसके बाद 15-20 मिनट बोल पाता हूँ। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट्स, प्रगति प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को दिए जाते हैं, उनका अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए।
लाइब्रेरी में हमारे यहाँ पुरानी प्रोसीडिंग्स है जिसमें वरिष्ठ सदस्यों द्वारा वाद विवाद में भाग लिए गए हैं। तो उन वरिष्ठ सदस्यों में आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र जी राठौड़ साहब और सीपी जोशी साहब जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए जाते थे वो सरकार को 2 अवसर तो ऐसे आए थे, उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उनकी बात को माननी पड़ी थी। आदरणीय सुमित्रा सिंह जी उस समय चेयरमैन थी, सभा अध्यक्ष थी। उस समय 2 एक ऐसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड थे, लेकिन गवर्नमेंट को माननी पड़ी थी वो बात। तो उनकी प्रोसीडिंग्स अपन पढ़े। पुराने विधेयकों के बारे में हमको बोलना है तो पुरानी पहली से 5वीं 6वीं विधानसभा, पहली से 4थी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स पढ़ना चाहिए। विधेयकों के बारे में जो सारगर्भित चर्चा उस समय होती थी, वैसी चर्चा अब बहुत कम हो पाती है। बजट के बारे में पिछले 10-15 साल में जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी प्रोसीडिंग निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और प्रशासनिक और वार्षिक रिपोर्ट भी निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। भैरव सिंह जी साहब तो 2 ही बात कहते थे सदस्यों से, एक तो साहब हाउस में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठे तो सीख पाएंगे, सुबह से शाम तक सिटिंग जितना देंगे उतना सीख पाएंगे। दूसरा, आपको बोलने के लिए होमवर्क करना पड़ेगा। रोज़ाना आप घर पे जितना होमवर्क करेंगे उतनी एफिशिएंसी से आप हाउस पे बात रख पाएंगे। अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बजट पर चर्चा करने के लिए दूसरा ऑप्शन सुझाया था स्टैंडिंग कमेटीज का। स्टैंडिंग कमेटीज में बजट भाषण होता है, बजट भाषण के बाद बजट पर चर्चा नहीं होती, जैसे 4 दिन अपने यहाँ चर्चा होती है, वो चर्चा नहीं होती। उसके बाद 10-15 स्टैंडिंग कमेटियों में बजट का वितरण कर दिया जाता है और बजट कमेटियाँ 2-3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उस रिपोर्ट को पेश होने के साथ ही बजट पर चर्चा हो जाती है। तो ये नई प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी रूल्स कमेटी के विचाराधीन रखी है और आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन हुआ है, तो उसमें ये विषय विचारार्थ रखा गया है। आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी में रूल्स कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उसके आधार पर चर्चा होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री प्रकाश चंद्र सैनी, सहायक सचिव सदन। और अगले वार्ताकार के रूप में हमारे बीच हैं श्री आर.पी. केडिया, पूर्व विशेषाधिकारी। श्री आर.पी. केडिया साहब ने राजस्थान सरकार में विधि विभाग में लंबे समय तक अधिकारी के रूप में सेवाएं दी है। संसदीय प्रक्रियाओं का अनुभव रखने वाले केडिया जी को संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का 2 दशक से अधिक का अनुभव रहा है। श्री आर.पी. केडिया। सम्माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री मेघवाल साहब, पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी साहब, विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगण, आपका स्वागत, अभिनंदन। मुझे बजट विषय पे ही 2 शब्द आपसे निवेदन करने का निर्देश मिला था। इसी क्रम में मैं अपने सब राजस्थान विधानसभा में कुल 51 मांगें इस विधानसभा के लिए हैं। यह मांगों की संख्या एजी द्वारा तय की जाती है। 1952 से लेकर अब तक ये 51 मांगें ही चली आ रही हैं। वर्ष 1980 के बाद में एक मांग संख्या कम कर दी गई, वो पुनर्वास की, क्योंकि पुनर्वास का काम 1952 से लेके 70-72 तक लगभग संपन्न हो चुका था। इसके बाद कुछ दिनों तक तो इसे सांकेतिक मांग के रूप में रखा, तत्पश्चात इसे जारी रखना उचित नहीं समझा और ये मांग संख्या बंद कर दी गई। 50 मांगें हैं, इसमें अधिकांश रूप से 20-25 मांगों पे ही चर्चा की जाती है। कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पे प्रतिवर्ष चर्चा होती है, जो ज़्यादा महत्व की, जैसे गृह विभाग है, शिक्षा है, सड़क है। कुछ मांगें हैं जो 2 साल 3 साल के अंतराल से आती हैं। कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पे कभी चर्चाएं नहीं, जैसे पहली मांग संख्या है इस सदन की, तो वो सर्वसम्मति से पारित होती है, उससे कभी चर्चा ही नहीं होती। मांगों की क्लोज वाइज जो कटौती प्रस्ताव का जैसे प्रकाश जी ने किया, कटौती प्रस्ताव एक माननीय सदस्य एक डिमांड में 5 प्रस्ताव दे सकता है। अध्यक्ष महोदय प्रारंभ में ही ये कह देते हैं सभी मांगे विचारार्थ स्वीकार कर ली गई। विचारार्थ सभी सदस्य अपनी मांगों पे अपनी बातें रखते हैं, तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय उनका उत्तर देते हैं। लेकिन ये माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वो अनुदान मांगों पे विभाजन की मांग कर सकते हैं कि इस पे हाँ पक्ष ना पक्ष कराया जाए, वो वोटिंग की मांग कर सकते हैं।
1967 से लेके 1972 का जो पीरियड था, आया राम गया राम का, उसमें बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अनुदान मांगे पारित न होने के कारण इस्तीफा उनको देना पड़ा। अनुदान मांग पारित नहीं होने का तात्पर्य ये माना जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास नहीं है, और जब सरकार को सदन का विश्वास नहीं है तो उसके परिणाम सभी अपन जानते हैं। लेकिन अब जब संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 102 और 191 में संशोधन करके 10th शेड्यूल लागू कर दी गई है, उसके बाद में ये संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, क्योंकि हर सदस्य अपने दलीय अनुशासन से बंधा हुआ है और सदन में उसे वही कार्य करना होगा जो दल के सचेतक या दल के नेता उसे निर्देशित करेंगे। उससे अन्यथा यदि वो कोई कार्रवाई करता है तो उसकी स्वयं की सदस्यता ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए अब वो संभावनाएं न्यूनतम हो गई हैं। अभी जैसे कल ही कर्नाटक में है तो उन्होंने सदन से त्यागपत्र दिया है। ये नहीं कि सदन की अवहेलना करें, वो अपने निर्देश, पार्टी के निर्देशों की अवहेलना सदन में करें, क्योंकि सदस्यता समाप्त होगी। सदस्यता समाप्त होगी, इससे अच्छा वो सदस्य से त्यागपत्र ही दे दें। तो अब ये संभावनाएं कम हो गई, लेकिन उनकी मांग का जो अधिकार है वो अभी भी कायम है। दूसरा मेरा एक ये सबमिशन है कि वैसे वित्त विशेषज्ञ प्रद्युमन सिंह जी साहब विराजे हैं, वो इस संबंध में विस्तार से बताएंगे, लेकिन बजट, सामान्य बजट, एक अनुपूरक बजट और एक अतिरेक बजट, एक्सेस डिमांड। तो सामान्यतः हम फरवरी में बजट लेके आते हैं, वो पूरे वर्ष भर का लेके आते हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई इस तरह से होती है कि आंकलन में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जब सितंबर में बिजनेस कमेटियां की बैठक वित्त विभाग में होती है, तभी आंकलन किया जाता है कि भाई कितना बजट किस विभाग को दिया गया था और कितना खर्च हो गया। उदाहरण के लिए किसी विभाग का 50 करोड़ का बजट अलॉट किया था और सितंबर तक उसमें 35 करोड़ खर्च हो गया, आगे 6 महीने में 15 करोड़ में काम नहीं चल सकता। तो वो विभाग अपनी परेशानियां, अपनी जो उपलब्धियां हैं वो लेके वित्त विभाग के सामने आते हैं। वित्त विभाग उनका आकलन करके और ये सुनिश्चित करता है कि अगले 6 माह में और कितना खर्च किया जा सकेगा या कितना खर्च किया जाना आवश्यक है। उसके आधार पे अनुपूरक बजट जो है वो तैयार किया जाता है। अनुपूरक बजट की कितनी आएंगे इनकी कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन सामान्यतः अनुपूरक बजट 2 बार आता है। एक बार तो जब सितंबर अक्टूबर में सत्र बुलाया जाता है तब अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं। अनुपूरक मांगों पे सामान्यतः बहस नहीं की जाती, मुखबंद से है, लेकिन परिपाटियाँ ये भी रही हैं कि बजट सत्र में, जो मुख्य सत्र हमारा फरवरी में आता है, उसमें जो अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं उन पे तो बहस का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि मुख्य बजट जब आ रहा है तो सदस्यों को उस विभाग पे चर्चा करने का अवसर मुख्य बजट में मिल जाता है। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में हम मध्य सत्र में जो लेके आते हैं अनुपूरक मांगें, उस पर सदस्य चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वो मुखबंद से ही पारित हो ही रही हैं, वो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो। तीसरे है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है कि किसी विभाग का बजट किसी वर्ष के लिए था 50 करोड़ और विभाग ने त्रुटिवश या मजबूरीवश उस 50 करोड़ की सीमा का उल्लंघन करते हुए कुछ राशि अधिक खर्च कर दी। वित्त वर्ष पूरा हो गया, बाद में ऑडिट पैरा बनता है 2 साल 3 साल बाद में। ऑडिट पैरा पीएससी के सामने आता है, पीएससी उसकी पूरी स्क्रूटनिंग कर रही है, अधिकारियों को बुलाती है, ताड़ना भी देती है, उनसे समझती भी है, उनकी मजबूरियां भी देखती है। उसके बाद में पीएससी उसको रिकमेंड कर देती है और वो एक्सेस डिमांड विधानसभा में आती है। वो उसी वर्ष का खर्चा माना जाता है जिस वर्ष में वो किया गया है। अनुमति तो इस सत्र में दे रहे हैं सदन, लेकिन वो खर्चा उसी वर्ष का माना जाएगा जिसमें वो खर्च किया गया है। इसको एक्सेस डिमांड के रूप में हम कहते हैं।
कटौती प्रस्ताव भी जो है वो 3 तरह के कटौती प्रस्ताव उनका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में है। एक तो है नीतिगत, एक व्ययगत और एक सामान्य कटौती प्रस्ताव। नीतिगत में यह है कि कुछ ऐसा सदस्य चाहते हैं कि इस विभाग की तो इस मांग की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसका तो बजट 1 रुपया कर दिया जाए। ऐसा उदाहरण इस विधानसभा में नहीं है कि कभी कोई इस तरह का कोई कटौती प्रस्ताव रखा गया हो, लेकिन नियमों में उल्लेख है। दूसरा है इकोनॉमिक कटौती प्रस्ताव कि किसी विभाग के लिए मांग रखी गई है 100 करोड़ रुपए की, और कोई सदस्य ये कहते हैं साहब स्थिति अच्छी नहीं है या इसमें इतने खर्च की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये 20 करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं स्पेसिफिक। लेकिन उसके लिए उस माननीय सदस्य को तर्क संगत अपने आधार रखने होंगे कि क्यों कम कर दिया जाए। तीसरा जो सामान्यतः सभी मान्य सदस्य लेते आ रहे हैं वो है सामान्य कटौती प्रस्ताव, जिसमें सिर्फ 100 रुपये कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर मान्य सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है। इसके अलावा इसके संबंध में और अधिक बातें लेखानुदान के बारे में, यही लेखानुदान 2 से 4 महीने तक का लिया जाता है और सामान्यतः ये चुनाव वर्ष में लेने की परंपरा रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि आने वाली सरकार जो है वो इस संबंध में विस्तृत बजट अपने कार्यक्रम के अनुसार लेके आए। इसके अलावा और सारी बातें मैं आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो। धन्यवाद श्री आर.पी. केडिया साहब। और माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी से हम बजट प्रक्रिया पर मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहेंगे। वरिष्ठ राजनेता श्री प्रद्युम्न सिंह जी 8 बार 15-20 मिनट तो चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आप 8 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 10 मिनट की संभव नहीं है, 10 मिनट में बताना। हाँ, पूरा बोलो। सर का छोटा सा एक परिचय। माननीय कैलाश मेघवाल जी, उप सचेतक महोदय, सैनी जी, केडिया जी, नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय कटारिया जी, सम्मानीय सदस्यगण और पूर्व सदस्यगण, कुछ प्रोसीजर के बारे में, बजट के प्रोसीजर के बारे में प्रकाश जी ने प्रकाश डाला है। सबसे बड़ी बात है कि बजट की तैयारी, बजट का प्रेजेंटेशन, सोर्सेस, रिसोर्सेज, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इनके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार बीजेपी की भी रही, जो थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे, ना तो मैं कोई अर्थशास्त्री हूँ ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। बजट की तैयारी, जैसा कि सैनी जी ने कहा, बजट इज़ नथिंग बट से एस्टिमेट ऑफ अकाउंट्स। इट्स एस्टिमेट, इट्स नॉट ए कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम ऐसा अनुमान करते हैं, अनुमान के आधार पे बजट बनाया जाता है। बजट की तैयारी जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही सचिवालय के अंदर शुरू हो जाती हैं। बजट फाइनलाइजेशन कमेटी की बैठकें होती हैं, वित्त विभाग के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मिलके बात करते हैं। वित्त विभाग के पास कितने रिसोर्सेज अगले साल में होने की उम्मीद है, कितना ट्रेंड इंक्रीज होगा। ट्रेंड इंक्रीज का अभिप्राय जो है करों के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी उसके आधार पर। मांगें बहुत आती हैं हर विभाग से। कुछ मंत्री वित्त मंत्री से ही मिलते हैं जाके कि हम अमुक योजना को शरीक करना चाहते हैं, पैसे एडिशनल अलॉटमेंट कीजिए। लेकिन ओवरऑल वित्त विभाग का कार्य बड़ा कठिन होता है। वित्त मंत्री और वित्त सचिव सबका बुरा होता है, पैसा नहीं है।
एक सीमित मात्रा के अंदर है, विधायकों की मांग होती है, मंत्रियों की मांग होती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बजट की तैयारियां शुरू होती हैं। जैसा कि सैनी जी ने कहा, राज्यपाल महोदय द्वारा तिथि तय कर दी जाती है, वित्त मंत्री सदन के अंदर बजट पेश करते हैं। बजट में मूल रूप से इट्स एस्टिमेट, कर राजस्व से इतना आएगा। कंपोनेंट क्या है? पहले पार्ट के अंदर जो पार्ट ए होता है उसमें तो आपका एक विज़न है अगले साल का, कि नेक्स्ट ईयर में 2 साल का भी विज़न हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है कि हम ये करने जा रहे हैं। हमारी इस साल में ये योजना है, पिछले साल इन योजनाओं में हमारा इतना अचीवमेंट था, इतनी हमारी प्रगति थी, उसका ही एक तरह का वर्णन होता है उसके अंदर। वित्त मंत्री ये बताता है। जो सेकंड पार्ट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेकंड पार्ट, जिसे पार्ट बी कहते हैं, जिसमें कि आप राज्य की असली खाका, वित्तीय स्थिति क्या है राज्य की, उसके अंदर वर्णन होता है पार्ट बी के अंदर। अब बजट के मुख्य आय व्यय, पहले तो आय के साधन देखो। इससे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, devolution from the central government, grant in aid from the central government, आपने देन गैप आता है आय व्यय का। आपके व्यय क्या है? कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर है। कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसमें सबसे पहले सैलरी और पेंशन, प्रोविडेंट फंड का भुगतान और ब्याज का भुगतान, ये पहला चार्ज है। फर्स्ट चार्ज का मतलब ये तो आपको देना ही देना है। इसके बाद जो पैसा धन बचेगा वो आपके विकास कार्यों के ऊपर या ऑन गोइंग वर्क्स, आपकी बहुत कोई सड़क बन रही है, आपका डैम बन रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? तो अधूरे रह जाएंगे। आप नए काम शुरू कर दोगे तो वो अधूरे पड़े रह जाएंगे, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। तो ऑन गोइंग वर्क्स के लिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो, रोड का हो, आपके मेडिकल हेल्थ का हो, उनके लिए भी आपको देना है। तो आपके जो कर राजस्व है आपका, उसके पहले सोर्स है आपके, फिर आपका एक्सपेंडिचर है, कुछ पैसा, ये सारा पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। और कंसोलिडेटेड फंड बिना का पैसे का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से बिना इस सदन के अप्रूवल के आप एक पाई खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक पैसा और है जो चार्ज है, जैसे सैनी जी ने बताया, चार्ज के मतलब द सैलरी ऑफ द एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नर, सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड सैलरी ऑफ द स्पीकर एंड अदर्स, फ्यू अदर्स ओनली, दैट इज चार्ज। हाउस पास करे या ना करे ये तो देना ही पड़ेगा, मतलब ये है इसका, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये चार्ज हो गया। एंड इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको, वो भी आपके वो कमिटेड एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आ जाता है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट। मैं 4 बरस में इसको नहीं समझ पाया, तो इसको समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। खैर, अब आपके कर के साधन, जीएसटी आ गया। पहले तो आपका सेल्स टैक्स था, उसके बाद वैट आया, लेकिन वैट अभी भी जीएसटी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपने बाहर निकाल के रखा है। इसके ये वैट के रूप में इसका टैक्स कलेक्शन सरकार को मिलता है। अब जीएसटी पे यहाँ सदन में भी चर्चा हुई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया था, बीजेपी ने उसका विरोध किया, बाद में बीजेपी पक्ष में हो गई, जब सरकार बन गई लागू हो गया। लेकिन मैं अकेला मेंबर था इस विधानसभा के अंदर जिसने कि इसका विरोध किया था। माननीय घनश्याम जी तिवारी उस वक्त सदस्य थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया, आप ऐसे इसका विरोध क्यों कर रहे हो? मैं कहा भाई मेरे निजी विचार हैं कि राज्यों के वो अपने अधिकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। यही राज्यों को
राज्य की स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, राज्य की कॉटेज इंडस्ट्रीज और राज्य की छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, इनको अगर राहत देने की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार अपनी मर्जी से राहत नहीं दे पाएगी। हर चीज़ के लिए हमको जीएसटी काउंसिल के सामने जाना पड़ेगा। खैर उसमें राजनीति, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अब एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसका भी डिवीज़न है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी जो रॉयल्टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आती है वो, प्लस मिनरल इंडस्ट्रीज जो हैं और कुछ माइंस का हिस्सा है, उनसे आपकी आमदनी आती है। कुछ आपके कॉरपोरेशंस, राज्य सरकार के कॉरपोरेशन, ज़्यादातर तो बिजली कंपनियां आपकी घाटे में जा रही हैं। आपके कुछ कॉरपोरेशंस हैं, रीको फॉर इंस्टेंस, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये आपके कुछ हैं जिनसे कि आपको डिविडेंड मिलता रहता है, ये प्रॉफिट के अंदर आपके चल रहे हैं। बाकी बिजली कंपनियों की जो हालत है वो आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है, दे आर लॉस मेकिंग, आपकी कंपनीज हैं गवर्नमेंट की। तो ये तो आपके सोर्सेज रहे आपके। अब राज्य का पैसा जुटाना है आपको, ये सब खर्चा प्लस माइनस सैलरी, पेंशन, कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा जो कि राज्य सरकार बैंकर के रूप में अपने पास रखती है, इसको पब्लिक अकाउंट्स कहते हैं। एक टर्म है फाइनेंस के अंदर, इसका पैसा भी आपके पास डिपॉजिट में रहता है। उनका भी पेमेंट है कि कितने कर्मचारी इस साल रिटायर होंगे, कितनों को पेंशन देनी पड़ेगी, कितनों को प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति ये रहती है, पहले इन सारी चीज़ों पर विचार करने के उपरांत ही वित्त मंत्री यहाँ पर बजट लेके आते हैं। फिर कर राजस्व कितने बढ़ाने की गुंजाइश है, बात आती है कि भाई सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आपका टैक्सेशन पहुँच गया है, एक सीमा तक पहुँच गया, उसके आगे आप टैक्स को नहीं ले जा सकते। तो आपको एक सीमा के अंदर रह के वित्त मंत्री को संसाधन जुटाने की चेष्टा करनी पड़ती है, तब भी लगाते हैं इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स के ऊपर। अब ये आपके सोर्सेज है, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स, एक्साइज, टैक्सेज ऑन मोटर व्हीकल्स एंड रोड टैक्स, ये आपके संसाधन है सिर्फ ले दे करके। इसके जरिए आप जुटाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे आया, कितना आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, इस बारे में चर्चा वित्त मंत्री हमेशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और कभी कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ही बात करता है कि भाई आपकी राय में कितना बढ़ा है। फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। एक बात आपको बताना भूल गया, वित्त मंत्री हमेशा मुख्यमंत्री के टच में रहता है। बजट बनाने के दौरान मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी को समय समय पर सारी चीज़ अवगत कराता रहता था। इन दोनों के बीच में बात चलती थी कि साहब ये करना, कुछ उनके सुझाव भी आते थे, उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते थे। फिर जब बजट तैयार, एक बात और बताना भूल गया, इसको कैबिनेट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, बजट पेश करने से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कैबिनेट की होती है, उसमें आप सबसे चर्चा करते हैं, करने को तो कुछ नहीं रह जाता, लेकिन एक तरह की बाध्यता है, परंपरा है कि आप मंत्रिमंडल का अनुमोदन इससे हमेशा कराना पड़ता है। ध्यान हुआ कटारिया जी को, राठौर जी को, तो ये आप कराने के बाद फिर उसके साथ ही फाइनेंस बिल पेश करना पड़ता है। फाइनेंस बिल का स्कोप बहुत बड़ा है। फाइनेंस बिल का स्कोप है खाली कर संबंधी नहीं है, आप फाइनेंस बिल के ऊपर पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी पॉलिसी के ऊपर आप फाइनेंस बिल के अंदर चर्चा कर सकते हैं। कौल एंड शकदर ने साफ लिखा है, कौल एंड शकदर की किताब आप पढ़ो, उसमें साफ है कि आप फाइनेंस बिल के ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परव्यू में आ जाता है, नए सिरे से आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये अब फाइनेंस बिल आया,
फाइनेंस बिल पेश करना बहुत लाजमी है। आसन को भी ध्यान रखता है। आसन हमेशा कहता है कि आप पेश कीजिए, फाइनेंस बिल पेश कीजिए, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 करके आसन की तरफ से भी सहयोग होता है कि बजट स्पीच खत्म हुई, कहीं हल्ला मचा, कहीं शोर मचा, लेकिन अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि आप पेश करो इसको। पहले पेश होने के उपरांत उस दिन के लिए बजट की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। फिर बीएससी की बैठक के बारे में विस्तार से सैनी जी ने बता दिया, तो उस बारे में मैं कोई चर्चा करना, दोबारा चर्चा करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहूँगा। एक बात आपको और 2-3 बातें कहना चाहूँगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पे कमीशन? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन? इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को होनी ही चाहिए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, वो इस पर्पज़ के लिए होता है कि केंद्र की आमदनी जो ज़्यादा है, राज्यों की आमदनी कम है, और केंद्र के पास खर्च के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कम है, राज्यों पे ज़्यादा है। तो वहाँ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि केंद्र का जो संग्रहण है कर राजस्व का, उसमें से राज्यों को कितने % हिस्सा दिया जाए, ये मूल है। वो राज्यों का दौरा करते हैं, राज्य अपने मेमोरेंडम देते हैं। अब ये आपके अधिकारियों के ऊपर है, वित्त मंत्री की देखरेख के अंदर आप कितना बढ़िया मेमोरेंडम पेश करते हैं, राज्य का हित कितने जोरदारी से आप उनके सामने आर्गू करते हैं। तो कभी कभी उम्मीद होती है, हालांकि उनके नियम फिक्स हैं, लेकिन तब भी देयर इज सर्टेन अमाउंट। फाइनेंस कमीशन के पास एक तरह कहना चाहिए डिस्क्रिशनरी अमाउंट होता है। राज्य की स्पेशल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो राज्य को अलॉट कर सकते हैं। मैंने करवाया है, इसलिए मुझे ध्यान है, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गया, नीति आयोग हो गया। पहले प्लानिंग कमीशन के पास भी होता था, फॉर स्पेशल पर्पस राज्य को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो अलॉट कर देते थे। खैर वो समाप्त हो गया, तो नीति आयोग का फंक्शन ही दूसरा हो गया, स्कोप हो गया। एक आपका पे कमीशन, ये बहुत बड़ा बोझ। एक बात आपसे निवेदन करूं कटारिया जी, आपको शायद ध्यान होगा कि नहीं होगा, पे कमीशन जो है हम उसकी रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य स्टेट अपना पे कमीशन खुद अपॉइंट कर सकता है। मध्य प्रदेश में किया था दिग्विजय सिंह जी ने एक दफे, लेकिन यहाँ परंपरा पड़ गई है, कन्वेंशन पड़ गया है कि पे कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसको जनरली हम स्वीकार कर लेते हैं। केंद्र का डीए अलाउंस बढ़ता है कर्मचारियों का, उसको भी हम मान लेते हैं, उसको भी परंपरा पड़ गई। सुखाड़िया जी ने कह दिया था एक दफ़े कि जो डीएनएस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। वो परंपरा आज दिन तक चली आ रही है। एक आपका 73rd अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती राज के लिए जो आपको एड देनी पड़ती है, उसके तहत आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। उसमें प्रतिपक्ष के लोग भी उसमें होते हैं, विधानसभा का भी एक प्रतिपक्ष का मेंबर उसके अंदर नॉमिनेट होता है। तो विचार करता है कि राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कितना पैसा लोकल बॉडीज़ में कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, और बाकी पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये सब भी, और पंचायत आपकी ग्राम पंचायतें, इनको कितना कितना पैसा दिया जाएगा वो रिकमेंड करता है। आम तौर से राज्य सरकार, आम तौर से, अन्यथा राज्य सरकार उसको वापस भी भेज सकती है रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन आम तौर से राज्य सरकार उस सिफारिश को मान लेती है। और ये उनका भी दायित्व है फाइनेंस कमीशन का कि राज्य की ओवरऑल वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रिकमेंडेशन राज्य सरकार को पेश करें।
तो ये कुछ थोड़ी सी बातें थी, क्योंकि समय 15 मिनट का दिया, ज़्यादा हो चला अध्यक्ष जी ने, तो मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सैनी जी ने काफ़ी बाकी डिमांड, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह, सप्लीमेंट्री डिमांड्स, एक्सेस डिमांड और एडिशनल डिमांड तीनों एक हैं, दे आर ऑल वन। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो मुझे याद थी थोड़ी छोटी छोटी, आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका सभी का बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ, उप सचेतक महोदय का आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आप विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति रहे हैं। आपने वित्त मंत्री के रूप में 4 बार राज्य का बजट पेश किया है। बजट संबंधी विषयों पर आपके सुदीर्घ अनुभव का लाभ हम सब ने लिया, मार्गदर्शन लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कैलाश मेघवाल जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल जी 6ठी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आपने 3 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। श्री मेघवाल राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे। आप राज्य विधानसभा तथा लोकसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। लगभग 3 दशकों से अधिक का संसदीय अनुभव रखने वाले श्री मेघवाल 14वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अध्यक्षीय उद्बोधन हमें दें। माननीय वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण, मंच पर आसीन अभी जिन्होंने आपके सामने आर्थिक विषयों के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी, ऐसे मेरे परम मित्र प्रद्युम्न सिंह जी, इनका लंबा अनुभव है। 8 बार ये विधायक रहे और 4 बार इन्होंने बजट पेश किया। और बजट जो है बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है, समझने में भी और समझाने में भी। ऐसे विषय पर आपका जो है आज प्रबोधित हुआ है, इसके लिए मैं इनका पधारे लाभान्वित किया है, धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा में सबसे अधिक कार्यप्रणाली में सहयोगी भाई प्रकाश चंद्र जी यहाँ के हमारे विधानसभा के एम्प्लॉय हैं। ये बहुत ही सक्रिय हैं और हर तरह से विधानसभा की कार्यप्रणाली में सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे केडिया साहब एक अनुभवी सचिवालय के बिल्कुल जानकार और भाई राजेंद्र जी राठौड़ के परम सहयोगी असिस्टेंट के रूप में आपके साथ रहते हैं, पूरी सहयोग करते हैं। आपको मैंने 5 साल तक देखा है, वो यहाँ अपने विचार रखे। और हमारे उप मुख्य सचेतक भाई महेंद्र जी चौधरी, इनके पिताजी भी पहले एमएलए थे। ये शायद आप दूसरी बार दूसरी बार एमएलए हैं और इनका भी अपना एक अनुभव है। भाइयों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं। ये जो विधानसभा भवन है, ये केवल भवन नहीं है, ये राजस्थान की जनता की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये बात आप मान के चलोगे तो आपको अपने बारे में भी और विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में रुचि पैदा होगी। और प्रतीक का स्पष्ट दिखता है, जब भी देखो कोई कर्मचारी आंदोलन हो रहा है तो विधानसभा के सामने धरना देंगे, कोई और आंदोलन हो रहा है तो विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, और कहीं किसी तरह की समस्या आ रही तो विधानसभा का घेराव करेंगे। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि यह विधानसभा भवन राजस्थान की जनता की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। और विधानसभा के बारे सामने अपनी मांग रखने में सत्ताधारी पार्टी कौन है या प्रतिपक्ष कौन है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप भी बोलने के लिए समय चाहते हैं और अधिक से अधिक आपको मौका मिले, ये आपकी इच्छा रहती है। अब इसका कारण ये है कि यहाँ बोली हुई हर चीज़ मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचती है, आपके मतदाताओं तक पहुँचती है। और अच्छे प्रभावी विधायक होने के लिए, प्रभावी मैं इसलिए कहता हूँ कि कई मसले ऐसे होते हैं कि जिनको लोग लाकर देते हैं,
वो प्रभावी विधायक होते हैं। अब प्रभावी विधायक बनने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जो प्रक्रिया तथा जो संचालन की नियमावली मिली है, इसको एक बार आप सारा पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लीजिए। अध्यक्ष आसन से जो जो रूलिंग दी गई है वो भी आपको जो है छपा करके दी गई है, और जो डायरेक्शन है स्पीकर की वो भी आपके पास पहुंची है। इन सब का अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी अपने अनुभवी दूसरे विधायक हैं या वरिष्ठ हैं, उनसे आप राय मिला करके और एक ऐसी स्थिति पैदा करोगे कि जिससे आपको प्रभावी विधायक माना जाए। और प्रभावी विधायक के पास यह है कई, मैं भी कभी माना जाता था, और इसलिए कह रहा हूं कि मसला कौन उठा सकता है, कैसे उठा सकता है, ये सारी जनता में ये संकेत जाता है कि वो एमएलए प्रभावी है, उसको मैं मेरा मसला दूंगा तो विधानसभा में उठाएगा, परिणाम भी आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एक प्रभावी विधायक के रूप में अपने आप को जो है आगे बढ़ाएं, और इस विधानसभा में जो आपकी जनता ने आपको भेजा है उसकी सार्थकता करें। एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो मैं भी फेल रहा, हमारी नियमावली में और संविधान के आर्टिकल 174 में एक स्पष्ट लिख रखा है कि विधानसभा के 3 सत्र होंगे और कम से कम 60 दिन होंगे, कम से कम। मैं 3 बार सत्ता का भागीदार रहा हूं, मंत्री रहा, और एक बार प्रतिपक्ष में, एक बार यहाँ बैठाया आपने, और आज फिर प्रतिपक्ष में हूँ। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि धीरे धीरे विधानसभा की कार्यवाही में रुचि कम होती चली जा रही है। अब इसके कारण कुछ भी रहे हो, उस कारण में मैं नहीं जाता, रुचि कम होती जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बजट पास करने की प्रक्रिया आवश्यक नहीं हो तो विधानसभा कभी बुलाई ही नहीं जाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि विधानसभा में बजट पास करना अनिवार्य है तो कुछ सेशन बुलाना अनिवार्य है, उसके पैसा खर्च नहीं हो सकता। और ये मैं आपके इसलिए कहता हूं कि मैंने भी कोशिश की 60 दिन के लिए विधानसभा चले, संवैधानिक बाध्यता है, और यहाँ पर कार्य सलाहकार समिति जो भी ये प्रूव करती है वही विषय यहाँ विधानसभा में उठाए जा सकते हैं। तो आप और समझ मिल करके एक ऐसी समझ विकसित करें कि यह विधानसभा 60 दिन तक चले, तो शायद हमको सबको बोलने का अवसर भी मिलेगा, और हमारे क्षेत्र की समस्याएं, राजस्थान की समस्याएं, सब तरह की समस्याएं उठाने का मौका भी मिलेगा, और आपका अपना यह आना एक सार्थक होगा। ये सार्थक मैं इसलिए कहता हूँ कि आखिर हमको 2.5-3 लाख मतदाता वोट दे करके यहाँ भेजते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, हमारी पार्टी हमको टिकट देती है, उस पार्टी की कुछ उम्मीदें हैं, और सारे राजस्थान के एक बार या एमएलए बन जाने के बाद राजस्थान के किसी भी कोने के प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। ये सब उम्मीदों का निराकरण तभी हो सकता है जबकि विधानसभा ज्यादा से ज्यादा चले। ऐसा भी नहीं है, नियमावली में लिखा है कि सरकार अगर अपना बिजनेस नहीं दे तो कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कि विधानसभा वो ले सकती है संज्ञान, और ऐसा संज्ञान लेने के बाद वो तो आज तक ही नहीं हुआ। वो जो एक नियम है कि इन विषयों पर भी विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं 6ठी बार विधायक हूँ, लेकिन मैंने भी उन पर चर्चा होते आज तक नहीं देखी जिन पर चर्चा होना आवश्यक है। वो ऐसे विषय हैं कि जिन पर जो है सारे राजस्थान की निगाह रहती है, जिससे राजस्थान की प्रगति का जो है आधार बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रुचि कम हो रही। मैं जब स्पीकर था तो हर जगह से आज साहब कोरम नहीं बना, आज कमेटी नहीं हुई। ये कमेटी सिस्टम डेमोक्रेटिक वर्किंग का बहुत ही आवश्यक अंग है, और अगर हमारी कमेटियां ठीक ढंग से काम करना चालू कर दे तो आधी समस्याएं राजस्थान की अपने आप हल हो जाएंगी। और इसलिए हल हो जाएंगी कि कमेटियों में आकर के आपका जो है कमेटी मेंबर बहुत शक्तिशाली होता है। आज एक मंत्री सचिव को या किसी अधिकारी को बुला के अपने सामने ओथ नहीं दिला सकता। कमेटी में बुला करके आप किसी भी अधिकारी को ओथ दिला करके और उससे स्टेटमेंट ले सकते हो, उससे जानकारी प्राप्त कर सकती हो। तो ये कमेटी सिस्टम जो हमारा थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया है, जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, मेरा ये मानना है, 5 साल का मेरे अनुभव है, इस कमेटी सिस्टम को भी हम सब सामूहिक रूप से
दो तीन चीजों की समझ हमको विकसित करनी पड़ेगी कि एक तो कमेटी सिस्टम हमेशा बना रहे, और एक जो बार बार यहाँ बात हमारे केंद्र के स्पीकर महोदय भी आए लोकसभा के, उन्होंने भी कहा है, हमने भी कहा है, और मैं जब पहली बार विधानसभा में आया तो मुझे भैरव सिंह जी ने यही शिक्षा दी थी कि विधायक ने विधानसभा चले तक विधानसभा में बने रहो। बहुत बड़ा एजुकेटिव जो है मंच है जहां से आपको जो जानकारी मिलेगी। आखिर किसी भी कोने से एक विधायक आ रहा है, कोई बात बोल रहा है तो उसमें तथ्य होगा, वो जनता का प्रतिनिधि है। तो विधानसभा में अब कोरम के झगड़े पड़ जाते हैं, लोकसभा में भी पड़ जाते हैं। मैं लोकसभा में भी 3 बार रहा हूं, तो ये जो कोरम की स्थिति नहीं आए और हम लगातार। अच्छा, दूसरा एक बात और बता दूं, विधानसभा जब भरी रहती है ना तो बोलने वाले को भी उत्साह रहता है, तैयारी करके आता है। विधानसभा भरी दिखे तो बोलने वाले में भी उत्साह रहता है और वो तैयारी करके आता है कि कल सब विधायकों के सामने अपनी बात मुझे कहनी है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई हल्की बात नहीं हो जाए। तो ये आपके अपने हिसाब से भी ठीक है। हमारे कार्य सलाहकार समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक तो 60 दिन का जो है ये उसको बराबर लागू करें नियम को, और एक रुचि पैदा करें। रुचि पैदा करने का मतलब है आपस में समझ भी, एक दूसरे को राय दे करके भी कि भाई विधानसभा में हमको रहना चाहिए। कोरम की अभाव तो कभी आना ही नहीं चाहिए। कोरम का अभाव आता है, इसका मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं है। तो भाइयों, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो 5 साल का 5 मिनट का समय दिया था, मैंने 5 मिनट से ज्यादा ले लिए, और इसलिए आप सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि अब आपका आभार प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद आपके लिए भोजन की यहाँ तैयारी है, गर्मा गर्म भोजन के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर दूसरा सेशन चालू होगा। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मार्गदर्शन के लिए। माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी दूसरी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप विधानसभा की कई समितियों के सदस्य रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे आभार प्रदर्शन के लिए। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस राजस्थान की विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में विधायक सम्माननीय कैलाश मेघवाल जी, मैं आपका सरकारी उप मुख्य सचेतक होने के नाते आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस वक्ता प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में, इस प्रथम सत्र के अंदर आप पधारे और आपने माननीय सभी सदस्यों को जो अपनी भावनाओं से और जो आपने इनका ज्ञानवर्धन किया, सदन किस प्रकार से चले, आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे सामने माननीय प्रद्युमन सिंह जी, जो राजस्थान की सरकार के अंदर 2 बार बजट पास करा चुके वित्त मंत्री रहे, वरिष्ठ हमारे 4 बार नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 4 बार तो मंत्री रहे, 8 बार और 4 बार मिनिस्टर रहे, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर बोला मैंने। बजट ये लेके आया, ये बोला मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप आगे चलो। प्रकाश केडिया साहब, प्रकाश सैनी जी और सम्मानीय आज सदन के सभी माननीय सदस्यगण और पूर्व सदस्यगण, मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस 15वीं विधानसभा का ये गठन हुए 6 महीने करीब हुए हैं, दिसंबर में 15वीं विधानसभा गठन हुआ था, और माननीय सदस्यों की कई प्रकार से राय थी कि हमें इस प्रकार की कार्यशाला हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हो, ताकि नियमों से जानकारी मिल सके। और इन्होंने, हम लोग सभी मौजूद थे, कार्यकाल सलाहकार समिति में कटारिया जी भी थे, राठौड़ साहब भी थे, और भी हमारे माननीय सभी सदस्य उपस्थित थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अभी सुबह ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए। मैं माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी 13वीं विधानसभा में जब प्रथम बार चुन के आया था, तो हम लोग जो पर्ची सिस्टम होता है डालने के लिए जब सेक्रेटरी साहब के चैम्बर में जाते थे, तो ये ओम बिरला जी हमें सबसे पहले वहाँ पर मौजूद मिलते थे। ये इतने सक्रिय थे और बार बार जब इनका नंबर आता था तो यहाँ पर वो बोलने का अवसर भी मिलता था। एक समाचार पत्र के अंदर
सदन के सितारे 3 माननीय सदस्यों को हर रोज समाचार पत्र में 3 सदन के सितारे आते थे। हम भी तैयारी करके आते थे, बजट पे तैयारी करके आते थे। पीएचडी का वर्क हो, पानी पे बोलना हो, बिजली पे बोलना हो, किसान पे बोलना हो, तो हम अपनी तैयारी करके आते थे। हम भी चाहते थे कि हम सदन के सितारे आए, दूसरे दिन पेपर में हमारे भी फोटो छपे, उसके लिए हम एक तैयारी करके आते थे। पिछली सरकार का बजट उठाते थे, पिछली सरकारों का कई बजट जो है वो उठाते थे, रात को 2-3 बजे तक उसको पढ़ते थे, क्योंकि सदन के अंदर लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कि या तो आप बोले नहीं और बोले तो सत्य बोले। क्योंकि हमारे कई वरिष्ठ सदस्य जो 6-6, 7-7, 8 बार जीत के आए हुए, अगर एक माननीय सदस्य अपने शब्द के बाद से कोई गलत बात बोलता है तो विधानसभा की कार्रवाई के अंदर आता है। इसलिए कई माननीय सदस्यों ने बार बार यह आग्रह किया कि इस प्रकार के कार्यशालाएं होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। आज इस सत्र के माध्यम से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे भी अपने आप को गर्व महसूस होता है कि मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 2 बार विधायक बनने का मुझे मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए, क्योंकि हम लोग चुन के आते हैं, सब अपने अपने कोई न कोई अपना आधार, मजबूती के आधार पर चुन के आते हैं। 2.5-3 लाख वोटों के अंदर चुन के आते हैं। राजेंद्र राठौड़ जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, रघु शर्मा जी रहे, कालीचरण जी सराफ रहे, भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास रहे, राजकुमार शर्मा जी रहे, महेश जोशी जी रहे, भाई हरीश चौधरी जी रहे, हमारे और अशोक लाहौटी जी रहे, और हमारे छात्र नेता भी भाई सतीश पूनिया जी, सुभाष गर्ग जी, लाखन मीणा जी, गोपाल मीणा जी, हमारे और भी साथी हैं। अपनी अपनी पहचान के आधार के ऊपर हम लोग यहाँ पर आते हैं। कोई जिला प्रमुख से एमएलए बना, कोई प्रधान से बना, कोई न कोई सरपंच से बना, कोई सरकारी नौकरी से बना, कोई किसान से बना। लेकिन सब्जेक्ट कहां पर आता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, जब किसान के ऊपर चर्चा होती है तो जो किसान समुदाय से वास्तव में चुन के आते हैं उनको पीछे की पीछे सीट मिलती है। और जब चर्चा का विषय के लिए जब माननीय अध्यक्ष महोदय को लिस्ट दी जाती है तब भी उनका लास्ट में नाम आता है। ये इस बारे के अंदर हम लोगों को, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष को, हमको गंभीरता से सोचना होगा। मैं भी जब पहली बार चुन के आया था तो मैं भी सोचता था कि 7-7, 8-8 बार, 6-6 बार चुन के आए माननीय सदस्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कहने की बात अलग होती, बेल में नहीं आने की बात जब यहां पर माननीय स्पीकर साहब, लोकसभा स्पीकर साहब सुबह कह के गए थे, लेकिन कितनी बार कौन कौन बेल में आता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए हमें यह सीखना होगा, देखना होगा, और उन्हीं सदस्यों से यह सीखना होगा। उन्हीं को ये सबसे पहले इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से उनको यह सोचना होगा कि नए आने वाले सदस्यों में क्या फर्क पड़ता है। मैं माननीय नए आने वाले सदस्यों से कहना चाहूंगा, और सीनियर सदस्य से भी ये कहना चाहूंगा, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के, किसी भी सब्जेक्ट पे बोले, उनको बोलने का मौका दें, उनको बीच में टोके नहीं, और चाहे किसी भी अच्छी बात कहें तो उनका मेज थपथपाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये राजस्थान के अंदर नई परंपरा पड़नी चाहिए। बजट सत्र के बाद अभी मुख्यमंत्री जी, सीपी जोशी जी कक्ष में हम बैठे थे, राठौड़ साहब भी मत थे। एक अच्छी परंपरा, आज बहुत अच्छी परंपरा, आज काफी सदस्यों को कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। बजट सत्र के बाद के अंदर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने आवास पर भोजन प्रक्रिया की एक प्रक्रिया होती है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। राठौड़ साहब ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब एक एमएलए के साथ में एक और साथ में आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने वो भी कह दिया कि एक एमएलए के साथ में एक और परिवार का सदस्य भी आ सकता है। अब वो घरवाली हो या कोई बच्चा हो, जो भी हो, उनकी जो भी परंपरा हो, इस प्रकार की वो परंपरा रख ले। तो ये भी बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। आज हमारे विधायक चुन के आते हैं, बजट का नाम आता है, हर विधायक कोशिश करता है मुख्यमंत्री जी के पास में जाकर बजट के अंदर मेरी स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए, मुझे पानी का ट्यूबवेल मिलना चाहिए, मेरे पानी की स्कीम आनी चाहिए, मेरे बिजली का जीएसएस बनना चाहिए, मेरे कोई न कोई बजट के अंदर मेरा नाम आना चाहिए, मेरे क्षेत्र का नाम आना चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आना चाहिए। व्यापारी संस्थाएं सब ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, और मुख्यमंत्री जी जब सदन के सामने बजट पेश करते हैं, हर वर्ग को उम्मीद होती है, जनता टीवी के सामने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सोचती है कि भाई मेरी समस्या का समाधान होगा। प्रद्युमन सिंह जी, अभी आपको कैलाश मेघवाल जी ने बताया, प्रद्युमन सिंह जी साहब ने बताया, तो काफी कुछ हमें इन पुराने वरिष्ठ लोगों से भी, माननीय सदस्यों से भी हमें सीखने को मिलता है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग, मैं महेश जोशी जी सरकार की ओर से, सरकारी उप सचेतक और मुख्य सचेतक, मैं राठौड़ साहब से भी कहना चाहूंगा,
गंभीर विषयों के ऊपर पहली बार जैसे ओम बिरला जी ने अभी जो परंपरा डाली है आज, मैं भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे नए सदस्य आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस सदन के अंदर आगे कोई विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया जाए। बजट प्रक्रिया हो, शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, विधायी कार्य हो, पर्ची हो या विधेयकों के पारण की प्रक्रिया हो, चर्चा, अध्यादेश, प्रभावी विधायक कैसे बने, इस प्रकार के विषयों को लेकर आज ये हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण आदि विषयों पर कि सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए शांत एवं सौहार्दपूर्ण विचारों का आदान प्रदान हो, इस प्रकार की हमें एक आज परंपरा देखने को मिल रही है। अक्सर ये होता है सदन के अंदर कोई भी चर्चा होती है, बात होती है, हावलट होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन आज का वातावरण एक अलग सा देखने को मिल रहा है। हमने भी कई बार विधानसभा के अंदर विधानसभा को चलते हुए देखा है, लेकिन पहली बार आज मैं भी एक ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हमारे सारे सदस्य जिस प्रकार से इस प्रक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं, और विशेष रूप से हमारे जो पूर्व सदस्यों को भी आमंत्रित किया है, जो इस सदन के सदस्य रहे, उनकी भी इच्छा थी कि हम वापस इस सदन के अंदर चुन के आए। अब वो चुन के तो उनको आना जनता के हाथ में है, लेकिन आज वो उन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा के वो भी अपने आप को एक बहुत अच्छा महसूस करें। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं आपको, क्योंकि अभी दूसरा सत्र भी शुरू होने वाला है, अभी मैं प्रद्युम्न सिंह जी से यहाँ मिल रहा था, कई बार ऐसा सहयोग मिला कि आज बाप बेटा दोनों इस सदन के अंदर है। मैंने कहा साहब बहुत सहयोग की बात है कि आप पिता पुत्र दोनों आज सदन में हो, कि उसको चुन के भेजा है, मैं उनको चुन के नहीं भेजा है, तो भी आप यहाँ पर सदस्य रहे हो। पहले मेरे फादर भी यहाँ पर एमएलए रहे हैं, जैसे अभी कैलाश मेघवाल जी, मैं इनसे पहली दूसरी बार ही मिला हूँ, मेरे जीवन के अंदर ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन इनका अनुभव को इन्होंने कितना इस चीज़ को भी ध्यान रखा है। मेरे फादर सर 62 में नावा से निर्दलीय विधायक थे, इसलिए हम भी चाहते हैं कि सदन बहुत अच्छी परंपराओं के साथ में चले, अच्छा सदन चले, और इसकी जो भी आगे जाके जिस प्रकार से भी यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा जुड़ने को मिले, जिस प्रकार आपने बताया 60 दिवस का सदन में ज़्यादा से ज़्यादा लेट तक चले, ज़्यादा से ज़्यादा वक्ताओं को बोलने का मौका मिले, पानी पे, बिजली पे, बजट के ऊपर आप तैयारी करके आए, निश्चित रूप से सदन को काफ़ी फायदा होगा। और एक मैं माननीय सदस्यों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि बार बार सुबह से भी ये देखने को मिलता था, भैरव सिंह जी पूरे टाइम बैठते थे, ये राठौड़ साहब पूरे टाइम बैठते हैं, हमारे और कई सदस्य पूरे टाइम बैठते हैं, तो ये पूरे टाइम बैठते हैं, इसका फायदा मिलता है। निश्चित रूप से हम चाहे बोले या कुछ भी, अपने हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है तो भी हमें यहाँ पर बैठना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि क्षेत्र का विधायक चुन के आता है, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है, और सत्ता पक्ष में होता है उसकी और ज़्यादा जवाबदारी होती है। आपको शादियों में जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है, लेकिन ये जो सदन चलता है 5 साल निकल जाएंगे, 6 महीने निकल चुके हैं, गिनती के दिन होते हैं सदन चलने के लिए। गंभीरता के साथ में तैयारी करके आए, सदन को देखें, बोलने वाले सदस्यों को सुने, विपक्ष को भी सुने, पक्ष को भी सुने, और निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपकी और आपको आगे प्रभावी बनेंगे। और प्रभावी विधायक कैसे बने, जिस प्रकार से अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये हर सदस्य को सोच के चलना है, और वो सोचने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। और तैयारी करने के साथ साथ के अंदर हर विषय पर आप अगर यहाँ पर सदन में आकर अपनी बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से ये आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल होगा। और हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है, हर 2-3 महीने में इस प्रकार का कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहना चाहिए। हमारे विधानसभा के जो विधायक, मैं ये कहना चाहता हूं माननीय हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता जी से भी, रोल से भी, कि हमें बैठ के एक ऐसा परंपरा करनी चाहिए कि हमारे माननीय सदस्य दूसरी विधानसभाओं में भी जाए, दूसरे प्रदेश में भी जाए, वहां पर भी उनको बोलने का मौका मिले, दूसरे विधायक पर भी आए, उनको भी बोलने का मौका मिले। और हमारी कमेटियां जो है, कमेटियों की मीटिंग होती है, खाली औपचारिकता नहीं हो, खाली साइन नहीं हो, उन कमेटियों को भी आगे जाकर हमारे सदस्यों को बाहर जाने का मौका मिले। इस प्रकार की हमारी परंपराएं इस सदन की बननी चाहिए। मैं पुनः एक बार आपका सबका यह सदन में इस सत्र के अंदर पधारने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थोड़ा सा कार्यक्रम शेष है, निवेदन करना चाहेंगे आप अपने स्थान पर बने रहें। पहले 2 सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। इस सत्र की समाप्ति के उपरांत माननीय सदस्यों और अतिथि गणों के लिए दोपहर भोज विधानसभा के प्रथम तल पर रखा गया है, उसके लिए आप पधारना है। द्वितीय सत्र के बाद 4:30 बजे समापन सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगे। समापन सत्र की समाप्ति के उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाय के लिए आप आमंत्रित हैं, उसमें उपस्थित रहें और आज के सत्र की यादें लंबे समय तक आप के जहन में रहे, इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहेंगे हमारे वार्ताकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। सबसे पहले श्री प्रकाश चंद्र सैनी साहब
सहायक सचिव सदन, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय ये स्मृति भेंट करें। एक मुझे करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन, श्री प्रकाश चंद्र सैनी साहब को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आर.पी. केडिया, पूर्व विशिक्षाधिकारी, शासन सचिवालय, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री प्रद्युम्न सिंह जी, पूर्व वित्त मंत्री, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद। और अब हमारे सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी से निवेदन, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री कैलाश मेघवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और ये सत्र यहीं समाप्त होता है, प्रथम सत्र वार्ता का ये सत्र। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार यहाँ इस उपस्थिति के लिए और भोजन के लिए। आप विधानसभा के प्रथम तल पर पूर्वी द्वार की लॉन्च पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं।